ध्वनि और स्मृति का रिश्ता है। आप एक आवाज सुनते हैं और आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। भले बात गंभीर हो, पर कई बार बल्कि हमेशा ही त्रासदी का एक सिरा कॉमेडी से जैसे भी आप कहना चाहें जुड़ा होता है। यही जिंदगी है। अब देखिए ना, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप चॉकलेट खाते हैं? क्या आपकी चॉकलेट में किसी का खून मिला है, पसीना मिला है? आप कहेंगे एक पैरोडी गढ़ दी आपने एक इश्तिहार के बेस पर, लेकिन ये हमारे वक्त की वो सच्चाई है जो हमें पता होनी चाहिए। इतिहास बोध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण ही है जो हम फूड साइकिल में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको आपकी चॉकलेट के बारे में तसल्ली से पूरी कहानी पता हो। जो चॉकलेट आप खाते हैं उसका सबसे मेन एलिमेंट है कोकोआ। इसके फल के अंदर जो बीज होता है उसी से चॉकलेट बनती है। CNBC इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में चॉकलेट का कारोबार लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का था। मतलब बहुत पैसा है। बहुत कंपनियां चॉकलेट बेचकर धन कुबेर हो चुकी हैं, लेकिन इसका रॉ मटेरियल पैदा करने वाला देश गुर्बत में, गरीबी में जी रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में बसा घाना नाम का देश कोकोआ उपजाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद घाना अपने समय के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि घाना सिर्फ कोकोआ तक सीमित नहीं, ये देश एक समय तक कोकोआ के साथ साथ सोने के सबसे बड़े निर्यातक देशों में गिना जाता था। इतना सोना था कि औपनिवेशिक देशों ने इसका नाम गोल्ड कोस्ट यानी स्वर्ण तट रख दिया था। घाना अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे सफल और अमन पसंद देशों में एक था। उसे अफ्रीका का पोस्टर बॉय माना जाता था कॉन्टिनेंट का। तो सवाल यह कि ऐसा क्या हुआ कि इसकी हालत बिगड़ने लगी। देश में महंगाई दर 50% के पार चली गई और 2022 की शुरुआत में जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी अब 150 रुपए से ऊपर की हो गई। जैसे जैसे घाना का आर्थिक संकट बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, उसी अनुपात में असंतोष फैलेगा और इसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे घाना की आर्थिक बदहाली की पूरी कहानी क्या है, और यह भी जानेंगे कि तालिबान ने इंडियन आर्मी की तस्वीर दिखाकर पाकिस्तान को क्यों हड़काया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और यह है ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज घाना की बात। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वॉरियर किंग। हिंदी में बताएं तो योद्धा राजा। 13वीं सदी से पहले तक पश्चिमी अफ्रीका में घाना साम्राज्य का दबदबा था, जलवा। इस साम्राज्य के नाम पर देश का नाम पड़ा। इसे घनाटा और वागाडुगु किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासन आज के सेनेगल, माली और बुर्किना फासो तक फैला था। उस दौरान यह इलाका यूरोप के देशों से ज्यादा विकसित था। कालांतर में उत्तरी अफ्रीका से आए कबीलों ने इन्हें पीछे धकेल दिया। आप ये नक्शा देखिए, ये आज का घाना है। उत्तर में बुर्किना फासो, पूरब में आइवरी कोस्ट और पश्चिम में टोगो देश हैं। घाना की दक्षिणी सीमा अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। 1471 ईस्वी में पुर्तगाली खोजी इसी रास्ते से गिनी के तट पर उतरे। पुर्तगाली गिनी के तट पर उतरने वाले पहले यूरोपियन थे मध्यकाल में। उन्होंने इस इलाके में मिलने वाले सोने, हाथी दांत और महंगी लकड़ियों के बारे में सुना था। फिर वो गिनी से आगे बढ़े, आइवरी कोस्ट पहुंचे और आखिरी में घाना। यहां उन्होंने जितना सुन रखा था उससे ज्यादा समृद्धि दिखी। फिर पुर्तगाल ने इस इलाके पर कंट्रोल जताने का एक तरीका निकाला। उन्होंने किले, फोर्ट बनाने शुरू कर दिए। इसमें वो संसाधनों की लूट को रखते भी थे और इन्हीं के जरिए वो इन इलाकों को नियंत्रित करते थे। पुर्तगाल अफ्रीकी महाद्वीप के संसाधनों पर नजर गड़ाने वाला यूरोप का इकलौता देश नहीं था। जल्द ही उसके समानांतर कई और लुटेरे आ गए और उन्हें भी आसानी से मिलने वाले धन की तलाश थी। घाना की यह कहानी सुनी ब्रिटिश लोगों ने, डच ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने और डेनमार्क ने भी, और ये सब दावेदार आए और झगड़ा हुआ। इलाके पर कब्जे को लेकर एक लंबा संघर्ष चला। फिर 17वीं शताब्दी में आयाम बदला। यूरोप के देशों को अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स में भी नई जमीनें मिली। ये बागवानी के लिए ज्यादा मुफीद थी। यूरोप के पास तब तक सोना जमा हो गया था। अब उन्हें अनाज और मसालों की जरूरत थी और ये सब उपजाने के लिए मजदूर चाहिए थे सस्ते। मजदूरी को निचले दर्जे का काम माना जाता था।
जबकि यूरोप के देश गोरों को सबसे ऊंची नस्ल का मानते थे, इसलिए उनसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती थी। तब अफ्रीका उनके लिए एक बड़ा विकल्प बना। कौड़ियों के दाम में मजदूरों की खरीद बिक्री शुरू हुई। अश्वेत गुलामों को उनकी मर्जी के खिलाफ बेड़ियों में बांधकर जहाज़ों में भरकर ले जाया गया और जहाज़ में चढ़ाने से पहले गुलामों को इन किलों में, जो पुर्तगालियों ने बनाए थे, भूखे प्यासे कैद करके रखा जाता था और बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था ताकि वो विरोध करने की हिम्मत ना कर सके, मनोबल तोड़ दो किसी भी किस्म के विरोध का। आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका से 1 से 1.5 करोड़ गुलामों की खरीद बिक्री हुई। इसमें 60 लाख लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा। जो बच गए उन्हें जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। औपनिवेशिक शासन में अश्वेतों पर अत्याचार का एक अंतहीन इतिहास है। दुनियादारी में हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। पर आज हमारा फोकस घाना पर है। स्लेव ट्रेड के दौर में घाना की अहमियत बढ़ गई थी। घाना अटलांटिक महासागर के किनारे था। गुलामों को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता था। इस वजह से इसे वेस्ट अफ्रीका का स्लेव ट्रेड सेंटर बना दिया गया। पर यूरोप के देशों की दिलचस्पी तटीय इलाकों तक ही थी। अंदर के इलाकों में वो नहीं जा रहे थे क्योंकि यहीं पर संसाधनों पर नियंत्रण हो रहा था। तो ये अंदर के जो इलाके थे, यहाँ पर उस दौर में भी अलग अलग कबीलों का शासन था। यूरोपीय देशों ने इन कबीलों को अपने हिसाब से दोस्तों और दुश्मनों की कैटेगरी में बांट रखा था। एक पेज और है इस कहानी का। अश्वेतों में 2 कैटेगरी हुआ करती थी और वहां भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की लड़ाई चल रही थी। जो ताकतवर कबीले थे, यूरोपियंस ने उनसे दोस्ती कर ली, सोने और गुलामों के बदले हथियार और पैसे दिए और इसकी बदौलत ताकतवर कबीले कमजोर कबीलों की जमीनें छीनने लगे और उन्हें गुलाम बनाकर यूरोप के हाथों बेचने लगे। अकवामू, फेंते और असांते जैसे कुछ कबीले गुलामों के निर्यात से खूब फायदा कमाते दिखे। 18वीं सदी के आखिरी तक ये सब चलता रहा। फिर यूरोप में स्लेव ट्रेड के खिलाफ माहौल बना, प्रोटेस्ट हुआ, इसे खत्म करने की मांग उठने लगी। 1792 में डेनमार्क ने इसके खिलाफ कानून बनाया। डेनमार्क दास प्रथा पर बैन लगाने वाला यूरोप का पहला देश था। फिर 1807 में ब्रिटेन ने भी गुलामी कराने को गैर कानूनी बना दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस बैन के पीछे नैतिकता नहीं थी। डेनमार्क या ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। असली वजह यह थी कि इन देशों को स्लेव ट्रेड में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसलिए वे बैन लगाने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल, घाना में डेनमार्क और ब्रिटेन 2 सबसे बड़े दावेदार बचे रह गए थे। जब गुलामों का व्यापार रुका तब उन्होंने अपना ध्यान कोकोआ, पाम ऑयल, सोने और लकड़ी की तरफ लगाया। फिर जमीन की तरफ नजर गई। जितना ज्यादा इलाका उतने ज्यादा संसाधन। गुलामों की खरीद बिक्री रुकने के बाद कबीलों की अहमियत घट चुकी थी। तो इन दोनों देशों के लिए, यानी ब्रिटेन या डेनमार्क के लिए, वो अब रास्ते की बाधा बन चुके थे। ऐसे में 1806 में असांते कबीले ने फेंते पर हमला किया। फेंते को ब्रिटेन का सपोर्ट था। ब्रिटेन को लगा हमारा हित खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने अपना आधार मजबूत करना शुरू किया। 1824 में असांते के सबसे ताकतवर नेता ओसेई बोंसू की मौत हुई। कबीले के पास अब कोई प्रभावी नेता नहीं था, तो मौका देखकर ब्रिटेन ने असांते के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। 2 साल तक जंग चली और फिर गोल्ड कोस्ट के तटीय इलाकों पर ब्रिटेन का एक छत्र राज हो गया। असांते किंगडम उत्तरी घाना की तरफ बचा रह गया। फिर 1850 में डेनमार्क ने घाना में अपनी पूरी संपत्ति ब्रिटेन के हवाले कर दी, 10,000 पाउंड स्टर्लिंग के बदले, यानी लगभग 10 लाख रुपए की कीमत में। यानी अब गोल्ड कोस्ट में ब्रिटेन को इकलौती चुनौती जो मिल रही थी वो असांते से मिल रही थी। जितने भी इलाकों में वो प्रभावी रह गए थे। फिर 1873 में ब्रिटेन और असांते के बीच लड़ाई हुई। असांते कबीले ने ब्रिटेन को हरा दिया, पर यह जीत निर्णायक नहीं थी। 1 बरस बाद ब्रिटेन लौटा, इस बार और बर्बर होकर लौटा। असांते की राजधानी कुमासी में भयानक लड़ाई हुई। ब्रिटेन ने इस राजधानी को जलाकर खाक कर दिया। राजा को पकड़ने के इरादे से आए थे, लेकिन राजा भाग चुका था। ब्रिटिश सैनिकों को महल में जो कुछ मिला वो उसे लूट कर ले गए और फिर लगाई आग। इसके बाद घाना को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया गया। फिर 1884 में बेल्जियम के तत्कालीन राजा लियोपोल्ड की पहल पर बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें यूरोप के देश अफ्रीकी महाद्वीप में फैले संसाधनों को बांटने पर राजी हुए। तय किया, लूट के खेल में कोई एक दूसरे की सीमा में दखल नहीं देगा। घाना ब्रिटेन के हिस्से में आया था। ब्रिटेन ने 1896 में असांते कबीले के नौजवान राजा को निर्वासित कर दिया। यानी ब्रिटेन ने अपनी तरफ से विरोध की हर आवाज को खत्म करने की कोशिश की, पर चिंगारी बुझी नहीं थी। असांते विद्रोहियों ने ब्रिटेन के ठिकानों पर छिटपुट हमले जारी रखे। ये उनकी आज़ादी का आंदोलन था। 20वीं सदी आई। पहले दशक में घाना में 2 बड़ी घटनाएं। नंबर 1, 1902 में असांते किंगडम का बचा कुचा हिस्सा भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और नंबर 2, 1909 में क्रोफुल गांव में क्वामे क्रुमा नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। इस लड़के ने अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई की।
आगे चलकर ये लड़का घाना की आज़ादी का शीर्ष नायक बना। ब्रिटिश शासन के दौरान एक और चीज़ हुई, वो ये कि कुछ नौजवानों को विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने लोकतंत्र, बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता जैसे विचारों को विस्तार से पढ़ा, सामने से देखा। जब ये लौटकर घाना आए तो उन्होंने इसे अपने यहाँ अप्लाई किया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन जीत गया, पर शक्ति घट चुकी थी, युद्ध में तबाही झेलनी पड़ी थी। वो अपना उपनिवेश कायम करने के काबिल भी नहीं रह गया था और मॉरल हाई ग्राउंड भी नहीं बचा था। ऐसे दौर में घाना में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। क्रुमा इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1949 में उन्होंने अपनी कन्वेंशन पीपल्स पार्टी CPP बनाई और जल्द ही ये पार्टी आंदोलन का चेहरा बन गई। तमाम मोर्चों पर कमजोर होने के बावजूद ब्रिटेन घाना से दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एशिया में शासन खत्म हो चुका था। अफ्रीका में वैसी नियति ताबूत में आखिरी कील होती। ब्रिटेन ने क्रुमा को सरकार में हिस्सेदार बनाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन क्रुमा पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार मार्च 1957 में ब्रिटेन को घाना को आज़ाद करना पड़ा। क्वामे क्रुमा देश के पहले राष्ट्रपति बने। इस मौके पर एक यादगार भाषण हुआ। उन्होंने कहा, हमारा प्यारा देश घाना हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका है। घाना की आज़ादी का तब तक मतलब निरर्थक है जब तक कि पूरा अफ्रीकी महाद्वीप आज़ाद नहीं हो जाता। घाना ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश था। उसने बाकी के गुलाम देशों को रास्ता दिखाया था। घाना के संघर्ष से सबक लेकर अफ्रीकी देशों ने अपने औपनिवेशिक मालिकों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। नतीजा ये कि 1960 के दशक तक अधिकतर अफ्रीकी देश आज़ाद हो चुके थे। इस आज़ादी को जल्द ही कोल्ड वॉर की नज़र लगने वाली थी। क्वामे क्रुमा घाना का विकास चाहते थे, लेकिन उनकी विचारधारा उन्हें सोवियत संघ और चीन के करीब ले जाती थी। इसलिए अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। तो जो मदद घाना को मिली उसने देश को आर्थिक संकट के दलदल में फंसाया। क्रुमा की लोकप्रियता घटी, प्रोटेस्ट हुए। रास्ता तलाशने के लिए वो सोवियत संघ और चीन की शरण में गए। पश्चिमी देश इससे नाराज हुए और क्रुमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनने लगा। फरवरी 1966 में क्रुमा गए और माओ से मिले। जब तक क्रुमा बीजिंग पहुंचते उससे पहले ही सेना ने देश में उनका तख्ता पलट कर दिया। उनकी बाकी जिंदगी गिनी में निर्वासन में गुजरी। आज़ादी का नायक, अपने देश का पहला मुखिया, और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा पाला चुनता है कि तख्ता पलट हो जाता है और फिर अपने देश से बाहर, जिस देश को आज़ाद करने की उसने लड़ाई लड़ी थी, जिंदगी गुजारता है। ऐसी भी होती है राजनेताओं की जिंदगी और मकसद का आखिरी चरण। घाना में तख्ता पलट और सिविलियन सरकार का सिलसिला 1992 तक चला। फिर नया संविधान बना। इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम की व्यवस्था रखी गई जैसी हमारे देश में है। प्रेस और मानवाधिकार के संगठनों को काम करने की आज़ादी मिली। घाना ने पिछले 30 बरस से ये आज़ादी बचा कर रखी है। 2022 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये पूरी दुनिया में 40वें नंबर पर था। अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। पहले नंबर पर मॉरिशस का नाम आता है। ये तो हुई घाना के इतिहास और भूगोल की कहानी। आज चर्चा में क्यों है? दरअसल घाना आर्थिक मोर्चे पर लगातार पीछे छूट रहा है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि सरकार के खिलाफ असंतोष की वजह पैदा हो सकती है। अतीत में आर्थिक संकट के चलते घाना में कई तख्ता पलट हो चुके हैं, यानी डेमोक्रेसी को खतरा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक बरस में घाना में महंगाई दर 51% से ऊपर जा चुकी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये घाना की कुल GDP का 76% है। पिछले कुछ महीनों में सरकार की आमदनी घटी जबकि खर्च बहुत बढ़ गया। इसका असर सरकारी खजाने पर साफ दिख रहा है। सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट के चलते कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध, इन सब कारकों ने इन आर्थिक संकटों में और असर डाला। पर जानकार कह रहे हैं कि संकट पहले से तय था। सरकार की नीतियों ने इसे बद से बदतर बना दिया। घाना के आर्थिक संकट की 3 बड़ी वजह। पहली, सरकारी खर्च। घाना में सबसे ज़्यादा नौकरी सरकारी है। ये हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी सेक्टर में है। सीधी कमाई नहीं होती। आमदनी का आधा हिस्सा वेतन देने में खर्च होता है। 2022 में सरकार को लगभग 7 लाख करोड़ का राजस्व मिला और लगभग 3.5 लाख करोड़ सैलरी देने में खर्च हो गया। नंबर 2, आमदनी पर कुल्हाड़ी। 2017 में न्यू पैट्रियोटिक पार्टी सत्ता में आई। नए राष्ट्रपति बने नाना अकुफो-अदो। उन्होंने 15 तरह के टैक्स खत्म कर दिए। कोविड के वक्त में सरकार ने राशन, बिजली और पानी फ्री दिया। पूरा खर्च सरकार को अपनी बचत से उठाना पड़ा। नतीजा ये कि सरकार खजाने को मेंटेन नहीं कर पाई। तीसरी वजह निवेश से जुड़ी। घाना कोकोआ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बावजूद इसके खाते में मार्केट शेयर का 2% हिस्सा आता है। वजह यह कि घाना में चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं। घाना रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया है। कोकोआ के बागानों में चाइल्ड लेबर और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं भी आम हैं, पर सरकार अभी तक इसे रेगुलेट करने में नाकाम रही। कोकोआ की खेती में घाना की गरीब जनता खून पसीना बहाती है।
लेकिन उन्हें इसकी पूरी कीमत नहीं मिलती। ये शोषण है, इसमें घाना की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। घाना सरकार ने मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ समझौता किया है। हालांकि इसकी वजह से निवेशकों का भरोसा कम हुआ। जानकारों के मुताबिक सरकार ने समय रहते आमदनी नहीं बढ़ाई तो मुसीबत बढ़ेगी। घाना का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। पर जाते जाते दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो कहानी है और दूसरी तस्वीर जो आपको भेजनी है। पहली तस्वीर देखिए, ये एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। अफगानिस्तान में सरकार चला रही तालिबान, इसके एक अधिकारी ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत के सामने किए गए सरेंडर की है। तालिबानी अधिकारी अहमद यासिर ने तस्वीर के साथ लिखा, पाकिस्तान के गृह मंत्री महोदय, आपको शायद ये मालूम नहीं कि अफगानिस्तान कोई सीरिया नहीं है जहां कोई तुर्की आकर कुर्दों पर बम गिरा दे। अफगानिस्तान कई गौरवशाली साम्राज्यों की कब्रगाह है। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही समर्पण करना पड़ जाए। इस ट्वीट का कंटेक्स्ट हम दुनियादारी में बता चुके हैं। ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं। नवंबर 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीज फायर तोड़ दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ गई। इस पर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि TTP को अफगान तालिबान शरण दे रहा है, ऐसे आतंकियों को ऐसे अफगानिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। इसी बयान पर अब तालिबान की प्रतिक्रिया आई है। तालिबानी नेता अहमद यासिर ने ट्वीट कर पाकिस्तान को 1971 में भारत के सामने आत्मसमर्पण की याद दिलाई है। अगर आपकी इन विषयों में दिलचस्पी है, TTP, तालिबान, अफगान, पाकिस्तान, ये त्रिकोणीय झगड़ा, तो दुनियादारी के पुराने एपिसोड देखिए। आज के एपिसोड में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। अब जो मुनादी करनी है दूसरी तस्वीर की, दुनियादारी के दर्शक दुनिया के कई देशों में हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं, जाहिर सी बात है इसीलिए आप ये शो देख रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है दुनियादारी का हिस्सा बनने की। आप कैसे दुनियादारी का हिस्सा बन सकते हैं? दो तरीके हैं। एक, आप जिस इलाके में हैं वहां की तस्वीर, वीडियो और क्या दिलचस्प है ये हमें भेजिए। हम अपना ईमेल आईडी आपको बताएंगे। हम आपके नाम के साथ, आपके परिचय के साथ वो तस्वीर, वो कहानी दुनियादारी के आखिरी में बयां करेंगे। तो अब इस मैसेज को आग की तरफ फैला दो, फटाक से वायरल कर दो सारे रिश्तेदारों के ग्रुप में। खास तौर पर जो बसे हैं परदेश में, उनको बता दो कि जो भी धांसू पिक्चर है आपके आसपास की, उसको खींचो बढ़िया से रेजोल्यूशन में और लल्लन टॉप वालों को भेज दो। दुनियादारी में दिखेंगे। हमें पता है 1 सैकड़ा से ज़्यादा देशों में लल्लन टॉप और दुनियादारी देखा जाता है, भारत से इतर। इतनी टेक्नोलॉजी हमको भी आ गई गुरु, नक्शे पर दुनिया के बन के आ जाते हैं सारे लाल रंग के गोले। तो आज का दुनियादारी यहाँ खत्म होता है। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए, duniyaadari@lallantop.com। तो पहली जिम्मेदारी तो है जिसमें आपको तस्वीरें या वीडियो भेजने हैं इंटरेस्टिंग कैप्शंस के साथ और अपना परिचय बताना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है जो दुनियादारी का या लल्लन टॉप के किसी और सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, उस देश से जुड़ा हो सकता है, कोई अखबार की कटिंग, कोई वीडियो जो वहाँ बहुत वायरल हो रहा हो जिसके बारे में भारतवासियों को जानना चाहिए, तो भी आप जुड़िए। वो पुलिस वाले बोलते हैं ना, हमारे आँख, नाक और कान बनिए, और लल्लन टॉप तो है ही पूरा का पूरा आपका। तो दुनियादारी के सफ़र के साथ जुड़िए, duniyaadari@lallantop.com पर मेल करिए। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।